हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जब जब परीक्षाएं आती हैं तब तब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर अब कहां से करें और कैसे यूपी स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं वो सारे प्रश्न कैसे कवर होंगे। तो अब उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की टेंशन पूरी तरह आपकी समाप्त हो जाएगी और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपी स्पेशल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पे बात करेंगे। ये उसका पार्ट 1 है। आज हम लोग पार्ट 1 पर बात करेंगे। अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर है उन पे हम लोग यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे और ये हमारा जो वीडियो होगा वो इन शॉर्ट वीडियो होगा, मतलब टू द पॉइंट हम लोग एकदम चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ये होने वाली है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे समाहित किए गए हैं। पॉइंट की दृष्टि से पिन पॉइंट करके हम उसी पे चर्चा करेंगे। बात करते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अम्ब्रेला कृषि से संबंधित अम्ब्रेला योजना। कृषि से संबंधित अम्ब्रेला योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कृषि उन्नति योजना 2024-25 नामक इस अम्ब्रेला योजना में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12 प्रमुख कृषि योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अम्ब्रेला योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कृषि उन्नति योजना 2024-25। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में 12 प्रमुख जो कृषि योजनाएं हैं, कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, उनको एकीकृत किया जाएगा और ये एक अम्ब्रेला योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 12 योजनाएं, इस अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत 12 योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है 844.30 करोड़ रुपए की इन योजनाओं में केंद्र का अंश कितना होगा, तो केंद्र का जो अंशदान होगा वो 60% होगा। योजनाओं का जो लक्ष्य है, मतलब कितने रुपए कितने मूल्य का होगा, तो यहाँ पे याद रखना 844.30 करोड़ रुपए की इन योजनाओं में केंद्र का अंश कितना होगा, केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होगी, 60% होगी। तो ये कृषि से संबंधित जो अम्ब्रेला योजना है जिसका नाम है कृषि उन्नति योजना 2024-25, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अगला पॉइंट देखें, वानिकी नववर्ष का शुभारंभ। वानिकी नववर्ष का शुभारंभ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन आपके यूपी सेशन से होते हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पारिस्थितिकी नववर्ष का जो शुभारंभ हुआ वो कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 2024 को। कब, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारिस्थितिकी नववर्ष का शुभारंभ किया गया। वहीं पे अगर हम बात करें, इस वर्ष 36.51 करोड़ पौधे के रोपण के बाद 1 अक्टूबर 2024 से उत्तर प्रदेश सरकार वानिकी नववर्ष का शुभारंभ कर रही है। ठीक है, इस वर्ष कितने पौधों का पौधारोपण किया गया है, तो 36.51 करोड़ पौधे वर्ष 2024 में रोपित किए जा चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में व्यापक जन सहभागिता से 210 करोड़ वृक्षारोपण कर विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 210 करोड़ पौधों को लगाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वानिकी नववर्ष का शुभारंभ कब किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो 1 अक्टूबर 2024 को वानिकी नववर्ष का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इस वर्ष कितने पेड़ लगाए गए, तो 36.51 करोड़ पौधे लगाए गए और 1 अक्टूबर को वानिकी नववर्ष का शुभारंभ किया गया। वहीं पे 2017 से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक लगभग 210 करोड़ वृक्षारोपण किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगले पॉइंट की बात करें, अगला करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में ओलंपियन और पैरा ओलंपियन होंगे सम्मानित। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे उत्तर प्रदेश से जिनका संबंध था उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट है। एकल वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले को क्रमशः 6 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो एकल प्रतियोगिता होती है, एकल प्रतियोगिता में ऐसे खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, अगर वो स्वर्ण पदक जीते हैं तो उनको 6 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर उन्होंने रजत पदक जीता है तो उनको 4 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं पे यदि उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, तो उनको 2 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाएगी। ठीक, अगर ये तो हो गया एकल वर्ग की बात। अगर हम देखें टीम वर्ग में, तो टीम वर्ग में स्वर्ण, रजत और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मतलब जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले को 6 करोड़, 4 करोड़ और 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। वहीं पे जो टीम वर्ग है, टीम वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले को क्रमशः 2 करोड़,
3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल हाल ही में संपन्न हुए, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट है वन्य जीव सप्ताह, महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपको बताया पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन पे आपकी नजर होनी चाहिए और पैनी नजर होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, बारंबार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, 2 से 8 अक्टूबर 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश में वन्य जीव के संबंध में किए गए प्रयास। ठीक, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? तो 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन्य जीव सप्ताह की घोषणा की गई, वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। आगे देखते हैं, 36.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। ठीक है, वहीं हम बात करें तो गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे भी नजर डाल लेते हैं। तो गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का शुभारंभ किया गया वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत ही। वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, 26 वन्यजीव विहार है, 4 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में और 2 हाथी रिजर्व व 1 कंजर्वेशन रिजर्व भी है। ठीक है, वर्तमान में अगर जो पूछा जाए कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, तो वर्तमान में 1 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 26 वन्यजीव विहार है वर्तमान में और 4 टाइगर रिजर्व है। ये ऑफिशियल है, सरकार के द्वारा जो बताया गया है डाटा, ये यहाँ पे ये चीजें लिखी गई हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पशु बाघों की संख्या 173 से बढ़ के अब कितनी हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या टोटल कितनी है? 205 है। ठीक है, पहले इनकी संख्या कितनी थी? जो बाघ रिपोर्ट आती है, ठीक है, तो बाघ रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो पहले इनकी संख्या 173 थी, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई है? 205, यानी कि 205 हो गई है इनकी कुल संख्या। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय धरोहर हाथियों की संख्या 265 से बढ़ के कितनी हो गई है? तो 352 हो गई। उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 352 है। ठीक है, कितनी? 352 है हाथियों की संख्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। आगे हम बात करें यूपी एग्रीज परियोजना, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है यूपी एग्रीज परियोजना, किसानों से संबंधित ये परियोजना है। देखते हैं क्या है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 4000 करोड़ रुपए की यूपी एग्रीज परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि जो यूपी एग्रीज परियोजना है वो किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। और इसमें टोटल व्यय कितना होगा? तो 4000 करोड़ रुपए का व्यय का लक्ष्य रखा गया। कितना? 4000 करोड़ रुपए की योजना है जो संचालित की जा रही है यूपी एग्रीज योजना। किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से। आगे बात करें, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों के 28 जिलों में लागू की जाएगी। कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो 28 जिलों में लागू की जाएगी। और जो 28 जिले होंगे उनका संबंध उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों से होगा। 8 मंडल से उनका संबंध होगा। इनमें 7 जिले जो है वो बुंदेलखंड में शामिल होंगे। जो कुल 28 जिले हैं उन 28 जिलों में जो 7 जिले हैं उन 7 जिलों का संबंध किससे होगा? तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उस बुंदेलखंड क्षेत्र से इन 7 जिलों का संबंध होगा। कितना टोटल कितने मंडल? 8 मंडल के 28 जिलों में, जिनमें जो 28 जिले हैं उनमें सम्मिलित 7 जिले जो हैं वो अकेले बुंदेलखंड के होंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं, इस परियोजना में 70% राशि ऋण के रूप में विश्व बैंक देगा, जबकि शेष 30% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कथन कारण करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक और राज्य सरकार के बीच में जो हिस्सेदारी होगी उसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? तो इसमें देखिए जो 70% राशि है वो विश्व बैंक वहन करेगा, वहीं पर जो 30% राशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। याद रखना, यूपी एग्रीज परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, 2029 से 2030 तक चलने वाली यह योजना हेतु इस वित्तीय वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहां याद रखना ये योजना जो यूपी एग्रीज योजना है ये कब तक चलाई जाएगी? तो ये योजना जो है 2029 से 2030 तक चलाई जाएगी। और जो वर्ष 2024-25 का वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य रखा गया है, मतलब मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पे यूपी एग्रीज परियोजना के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सारे तथ्य मैंने आपको बता दिए। ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ साथ में मुख्य परीक्षा में भी आप इनका भरसक यूज कर सकते हैं। आगे देखें, यूपीएससीआर के लिए जापान से सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर, उसी तरह उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन की अवधारणा विकसित हुई और उसी अवधारणा
जो अवधारणा विकसित हुई, तो जो स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, उस स्टेट कैपिटल रीजन के लिए जापान के साथ उत्तर प्रदेश सहयोग कर रहा है। ठीक है, जापान सहयोग कर रहा है उत्तर प्रदेश का। आइए देखते हैं बिंदु क्या है हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा उपयोगी है। यूपीएससीआर के विकास के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की मदद ली जाएगी। ठीक है, किसकी मदद ली जाएगी? तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है उसकी मदद ली जाएगी। वहीं अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राज्य सरकार लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर तथा बाराबंकी को जोड़कर यूपीएससीआर बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे दिल्ली एनसीआर है तो दिल्ली एनसीआर के ही तर्ज पर ठीक यूपीएससीआर का निर्माण किया जा रहा है। और यूपीएससीआर में कौन कौन से जिले सम्मिलित होंगे, तो उन जिलों का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। याद रखना, लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जो 6 जिले हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। लखनऊ के आसपास, राजधानी के आसपास के जो जिले कौन कौन से? उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी तथा बाराबंकी। ठीक है, ये 6 जिले जो है वो यूपीएससीआर में सम्मिलित होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी तथा बाराबंकी जो है वो यूपीएससीआर का हिस्सा होंगे। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है कि यूपीएससीआर में कौन कौन से जिले शामिल होंगे। तो याद रखना ये दोनों पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश यूपीएससीआर के लिए किससे सहयोग कर रहा है, किसके साथ सहयोग कर रहा है? तो जापान जो है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की सहयोग कर रही है यूपीएससीआर के विकास के लिए। ठीक है, आगे देखें आईटी अब उद्योग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसको अब उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। पॉइंट क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इससे अब आईटी कंपनियां औद्योगिक प्राधिकरणों व आवासीय प्राधिकरणों के भूखंड बैंक से जमीन आवंटित के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो आईटी सेक्टर है उसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो ये हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस सेक्टर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024, ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल एवं कंपोजिटेबल बनाने वाली कंपनियों को कुल पूंजी निवेश का 50% सब्सिडी 7 सालों के लिए दी जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बायोप्लास्टिक है उनको बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक, उन कंपनियों को कुल पूंजी पर जो 50% सब्सिडी है वो 7 सालों के लिए प्रदान की जाएंगी। 50% सब्सिडी 7 सालों के लिए प्रदान की जाएंगी। 10 साल में बिजली पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, 10 साल तक जो बिजली उपभोग किया जाएगा उन कंपनियों के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ड्यूटी फ्री होगी। आगे बात करें तो हर उद्योग से कम 2000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। जो ये बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 है, इनके अंतर्गत न्यूनतम 2000 लोगों को रोजगार भी प्रदान होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो यहां पे हमने बात करी उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 के बारे में और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश गरीबी मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य। ठीक है, तो गरीब मुक्त उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है। 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगले 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, गरीबों से मुक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश के पहले जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की घोषणा की है। किसके द्वारा घोषणा की गई? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा घोषणा की गई कि देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की घोषणा की गई। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किस राज्य को जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा घोषणा की गई? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ये कितने वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 1 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि अगले 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट बना दिया जाएगा। इसके तहत हर ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों को चुना जाएगा। इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये इस प्रकार की जो पहल है उसको करने वाला यूपी भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जीरो पॉवर्टी स्टेट बना दिया जाएगा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आगे बात करते हैं मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत।
अक्टूबर माह में नवरात्रि जब स्टार्ट होता है उसी के साथ में जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति के 5वें चरण का प्रारंभ होता है। मिशन शक्ति जो है इसका प्रारंभ अगर जो देखा जाए तो वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर को पहला चरण उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में चलाया गया था। जो पहला चरण था उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से मिशन शक्ति का पहला चरण प्रारंभ हुआ था। वहीं अगर हम बात करें जो इस बार 5वां चरण प्रारंभ हुआ है वर्ष 2024 में, तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 3 अक्टूबर नवरात्रि के प्रथम दिवस से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो मिशन शक्ति का जो 5वां चरण एग्जाम में आपसे पूछा जाए इसका शुभारंभ कब हुआ, तो मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 को हुआ, जिस दिन जो शारदीय नवरात्रि है उसके प्रथम दिन इसका शुभारंभ होता है। ठीक है, वही हम बात करें तो वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर को पहला चरण प्रारंभ हुआ था। दूसरे चरण की बात करें तो 26 फरवरी 2021 को दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। 21 अगस्त 2021 को तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था। आगे बात करें तो 7 अक्टूबर 2022 को जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति का चौथा चरण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति का जो इस बार ध्येय वाक्य था वो ध्येय वाक्य क्या था? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। ठीक है, जो ध्येय वाक्य था, ध्येय वाक्य याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन जो मिशन शक्ति है उसका ध्येय वाक्य था। आगे हम बात करें इको विलेज प्रोग्राम के बारे में। इको विलेज प्रोग्राम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश के 260 गांव बनेंगे इको विलेज। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के 260 गांवों को इको विलेज बनाया जाएगा। इको विलेज का मतलब क्या? जैसे पर्यावरण हितैषी जो गांव होते हैं उनको इको विलेज कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इन गांवों में एग्री टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। जो इको विलेज होंगे वहां पे एग्री टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इन गांवों में केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा और सौर ऊर्जा से ही सारे इको विलेज जगमगाएंगे। मतलब जो यहाँ पे बिजली होगी वो बिजली सौर ऊर्जा से ही मतलब पूरा गांव सौर ऊर्जा से ही संचालित होगा और यहाँ पर केवल प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको इको विलेज की संज्ञा प्रदान की गई है और उत्तर प्रदेश में टोटल 260 इको विलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परीक्षा के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने इको विलेज विकसित किए जाएंगे, तो 260 इको विलेज विकसित किए जाएंगे। इसी के अंतर्गत एग्री टूरिज्म का विकास किया जाएगा और यहाँ पे जो संसाधन है केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जो बिजली है, बिजली के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे ये इको विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इको विलेज प्रोग्राम के बारे में हमने जान लिया। आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है? डिजिटल कुंभ म्यूजियम। डिजिटल कुंभ म्यूजियम महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है प्रयागराज में जो हर 12 वर्षों में लगता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो डिजिटल कुंभ म्यूजियम है उसको बनाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इसे संदर्भित जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रयागराज में बनेगा डिजिटल म्यूजियम। ठीक है, डिजिटल कुंभ म्यूजियम कहां पे बनाया जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना प्रयागराज में इसका निर्माण किया जाएगा। आगे देखिए इसका निर्माण प्रयागराज के नैनी में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? अगर जो एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले उत्तर प्रदेश में, तो नैनी में इसका निर्माण किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में डिजिटल कुंभ म्यूजियम के लिए 21.38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है इसके लिए टोटल व्यय कितना होगा, तो याद रखना 21.38 करोड़ रुपए कुल व्यय होगा डिजिटल कुंभ म्यूजियम के लिए। आगे बात करें कुंभ को भव्य बनाने के लिए प्रयागराज के अरैल में शिवालय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, प्रयागराज में जो अरैल घाट है, अरैल घाट पे शिवालय पार्क का निर्माण किया जा रहा है जो कुंभ आयोजित किया जाएगा उसको भव्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखना। डिजिटल कुंभ म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? प्रयाग में बनाया जा रहा है। शिवालय पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? ठीक है, कुंभ से संबंधित, तो इसका निर्माण अरैल घाट जो है वहां पे किया जा रहा है प्रयागराज में। ठीक है, और कुंभ म्यूजियम के लिए टोटल व्यय कितना, तो 21.38 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। आगे बात करें अयोध्या में बनेगी पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी। जो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा जो आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 3D प्रिंटेड तकनीकी वाली जो आर्ट्स है उनका जो म्यूजियम होगा, गैलरी होगी, उसका निर्माण कहां पे किया जाएगा, तो अयोध्या में बनेगा। ठीक है, तो याद रखना पॉइंट देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी कहां पे बनाई जाएगी, तो वो अयोध्या में बनाई जाएगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अयोध्या 2 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए करंट अफेयर में। क्यों? पहला तो है पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी जो है वो बनाई जाएगी अयोध्या में। वहीं अगर जो देखा जाए तो सौर ऊर्जा नीति 2022, जो 2022 में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति आई थी, उसके अंतर्गत अयोध्या शहर को प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का पहला, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा मॉडल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा मॉडल सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सौर ऊर्जा मॉडल सिटी अयोध्या, वहीं पे 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी, उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी कहां बनाई जा रही है, वो भी अयोध्या में। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हमारे यहां से क्लियर हो गए। अगले पॉइंट पे चले, मंडलीय ट्रेड शो का आयोजन। ठीक, मंडलीय ट्रेड शो का आयोजन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? अब जो ट्रेड शो होते हैं उन ट्रेड शो का आयोजन मंडल स्तर पर किए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो ट्रेड फेयर होते हैं, ट्रेड शो होते हैं, उनका आयोजन अब मंडल स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत पहले चरण में ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और बरेली में इस तरह के आयोजन होंगे। ठीक है, जो 4 मंडल प्रमुख हैं उन 4 मंडलों में जो मंडलीय ट्रेड शो है उनका आयोजन किया जाएगा। वो 4 मंडल कौन कौन से हैं? तो ग्रेटर नोएडा, दूसरा वाराणसी, तीसरा लखनऊ और चौथा बरेली। ठीक है, जो पहला चरण है, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम चरण के अंतर्गत मंडलीय ट्रेड शो का आयोजन नहीं किया जाएगा? तो जब 4 आपको मंडल याद होंगे तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, जो ग्रेटर नोएडा है, वाराणसी है, लखनऊ है और बरेली है, इन 4 मंडलों में मंडलीय ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा प्रथम चरण के अंतर्गत। वहीं अगर हम बात करें तो आगरा, वाराणसी और लखनऊ में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो यूनिटी मॉल कहां कहां पे स्थापित किए जाएंगे? आगरा में स्थापित किए जाएंगे, वाराणसी में स्थापित किए जाएंगे और लखनऊ में स्थापित किए जाएंगे। तो ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मंडलीय ट्रेड शो का आयोजन हमने चर्चा कर लिया इसके ऊपर। अगले पॉइंट पे आए तो निर्यात में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देख लेते हैं। निर्यात में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन कैसा है? तो निर्यात में उत्तर प्रदेश 4 महीनों में 9% की उछाल हुई है। जो निर्यात है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो निर्यात है उत्तर प्रदेश का, वो पिछले 4 महीनों में 9% बढ़ा है। आगे बात करें तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्यात में 9.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम निर्यात रिपोर्ट है उसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश में निर्यात है वो 9.13% बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, एक्सपोर्ट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है ये उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए मुख्य योजना है। ठीक है, आगे बात करें, देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट, मैंने आपको बता दिया पहले ही जीरो पॉवर्टी स्टेट के बारे में कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि अगले 1 साल में उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट में बदल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट बना दिया जाएगा और गरीबी को एकदम से समाप्त कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश बनेगा देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिशन मोड पर निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी चिकित्सा, शिक्षा, मकान और आय से जोड़ने का प्रबंध किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो गांव है, गांवों के 25 निर्धनतम परिवारों को चुना जाएगा और उन निर्धनतम परिवारों में जो मिशन मोड पर जो निर्धन परिवार है उनमें भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छी चिकित्सा, शिक्षा, मकान और आय से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो और इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बन जाएगा। आगे बात करें, मिशन शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत कुछ प्रमुख जो हेल्पलाइन नंबर है। जो मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ हुआ 3 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, शारदीय नवरात्रि के दिन जब प्रारंभ होता है शारदीय नवरात्रि, उसी के साथ साथ में जो मिशन शक्ति है उसका 5वां चरण प्रारंभ होता है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। वो हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं? कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, इस वजह से इनको आप देखते चलिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1076 है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। वहीं पर हम देखें तो वुमेन पावर लाइन कितना है? 1090 है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड लाइन नंबर 1098, अग्निशमन सेवा कितनी है? 101। वहीं पे हम बात करें तो साइबर हेल्पलाइन, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। साइबर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1930। ठीक है, 1930 ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। आगे हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए जो एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है? 102। ठीक है, तो ये सारे हेल्पलाइन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? मैच द फॉलोइंग करके ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 16 शक्तिपीठ स्थल पर शक्ति महोत्सव का आयोजन। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में
16 शक्ति पीठ है वहां पर शक्ति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ऐसी घोषणा करी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नवरात्रि के अवसर पर जो उत्तर प्रदेश में 16 शक्तिपीठ है वहां पर शक्ति महोत्सव आयोजित होगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवरात्रि की सप्तमी अष्टमी तिथि को शक्ति महोत्सव आयोजित कराया गया। शक्तिपीठ स्थल जहां ये आयोजन हुए वो कौन कौन से शक्तिपीठ है जहां पर ये महोत्सव आयोजित किए गए, तो वो 16 शक्तिपीठ जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। पहला शक्तिपीठ कौन सा है, तो मां पाटेश्वरी देवी मंदिर, ये कहां पे है, देवी पाटन पड़ता है बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के अंतर्गत तहसील है एक तुलसीपुर, ठीक है, तो वहीं तुलसीपुर के अंतर्गत मां पाटेश्वरी देवी मंदिर पड़ता है, ठीक है, देवी पाटन में। आगे बात करें तो शीतला माता मंदिर मैनपुरी में है, मां वैष्णो देवी मंदिर फिरोजाबाद, ये सारे मंदिर नाम जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो शक्ति महोत्सव है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये उत्तर प्रदेश के 16 शक्तिपीठ स्थलों पर मनाया गया है। और वो 16 शक्तिपीठ स्थल कहां पे है, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काली माता मंदिर कहां पे है, तो ये झांसी में है। मां कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन में है। आगे हम बात करें मां अलोपी देवी शक्तिपीठ, ये कहां पे है, तो प्रयागराज में है। मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ विंध्याचल में है। नैमिषारण्य प्रभा स्थली नैमिष धाम सीतापुर में। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। दुर्गा मंदिर वाराणसी। बड़ी देवकाली मंदिर अयोध्या में है। खत्री पहाड़ विंध्यवासिनी मंदिर बांदा में। मां चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में। काली बड़ी मंदिर ये भी लखनऊ में अवस्थित है। रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट में अवस्थित है। और शीतला चौकिया धाम ये कहां पे है, ये जौनपुर में अवस्थित है। तो ये 16 शक्तिपीठ है जहां पे शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करें नवरात्रि पर मिशन शक्ति के तहत 10-10 दिनों के 9 ऑपरेशन, ठीक है। इन 10-10 दिनों पे जो 9 ऑपरेशन है इनसे संबंधित 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत एक वीडियो में ऑलरेडी ला चुका हूं, लेकिन आज हम लोग फिर से यहां पे हम यूपी स्पेशल के संपूर्ण करंट अफेयर की बात कर रहे हैं अक्टूबर माह के। तो जो भी महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन है उन ऑपरेशनों के बारे में यहां पे हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं वो 9 ऑपरेशन कौन कौन से हैं जो चलाए गए, ठीक है, मिशन शक्ति के तहत। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ है, इसका संबंध किससे है आइए जानते हैं। तो महिलाओं और बालिकाओं से हुए साइबर अपराध के मामलों में कार्रवाई के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन शील्ड, ठीक है। तो ऑपरेशन शील्ड जो है वो एसिड की अवैध बिक्री और अवैध भंडारण के विरुद्ध चलाया गया, ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय किसके लिए चलाया जाएगा, तो अश्लील सीडी वीडियो साहित्य की बिक्री के विरुद्ध जो ऑपरेशन शील्ड है, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय है, उसको संचालित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों और पुलिस के द्वारा मिलकर। ऑपरेशन बचपन, ठीक है, ऑपरेशन बचपन किसके लिए, तो बाल श्रम भिक्षावृत्ति और बाल विवाह को रोकने हेतु ऑपरेशन बचपन संचालित किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करें ऑपरेशन खोज। ऑपरेशन खोज जो है ये गुमशुदा महिलाओं और बालिकाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन खोज उत्तर प्रदेश पुलिस, महिला बाल विकास विभाग और अन्य विभागों के द्वारा मिलकर संचालित किया जाएगा। आगे देखें ऑपरेशन मजनू। जो ऑपरेशन मजनू है ये स्कूल और जो कॉलेज होते हैं उनके बाहर जो मंजिले होते हैं, ठीक, तो स्कूल कॉलेज के बाहर छात्राओं से छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसका ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन मजनू, ठीक है, याद रखना। ऑपरेशन नशा मुक्ति। ऑपरेशन नशा मुक्ति जो है ये नशे के सामान बेचने वालों और सार्वजनिक स्थल पर नशा करने वालों के विरुद्ध चलाया जाएगा। जो ऑपरेशन नशा मुक्ति है उस सार्वजनिक स्थलों पर जो नशा करते हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो नशीले पदार्थ बेचते हैं उनके खिलाफ भी चलाया जाएगा ऑपरेशन नशा मुक्ति। ऑपरेशन रक्षा, ठीक, ऑपरेशन रक्षा किससे संबंधित है, तो अवैध स्पा, मसाज पार्लर और मानव तस्करी के विरुद्ध ये चलाया जाएगा ऑपरेशन रक्षा। वहीं पे हम बात करें ऑपरेशन ईगल। ऑपरेशन ईगल किससे संबंधित है, तो महिला संबंधी अपराधों में वांछितों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन ईगल चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस तथा विभिन्न विभागों के द्वारा मिलकर। और ये सारे ऑपरेशन जो है वो 10-10 दिन के लिए चलाए जाएंगे। 9 ऑपरेशन है, अगले 90 दिनों तक यानी कि 3 महीने तक ये सारे ऑपरेशन संचालित किए जाएंगे। आगे देखें तो यूपी के 9 शहरों में 18 नए सखी निवास, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में 18 नए सखी निवास का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 9 प्रमुख शहरों, कौन कौन से 9 शहर है वो, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में नए सखी निवास संचालित किए जाएंगे। और ये जो नए सखी निवास है उनका उद्देश्य क्या है, किस लिए संचालित किए जाएंगे, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना कामकाजी महिलाओं और उनके कार्यस्थल से नजदीक रहने की सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, उन कामकाजी महिलाओं को जो उनका कार्यस्थल होता है वो अपने कार्यस्थल से नजदीक रहे और सुरक्षा का वहां वातावरण रहे, उसी उद्देश्य से जो ये 18 नए सखी निवास है इनको संचालित किया जाएगा। ये 9 जिले जहां पे 18 नए सखी निवास संचालित किए जाएंगे, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में नए सखी निवास स्थापित किए जाएंगे। अक्षय ऊर्जा में उत्तर प्रदेश, देखते हैं क्या है हमारा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। वर्तमान में देश में बायोमास ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बायोमास ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का बायोमास ऊर्जा उत्पादन में दूसरा स्थान है, महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसको सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं अक्षय ऊर्जा से संबंधित, जो भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, इस अभियान को लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई गई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। इसे कामयाब बनाने के लिए मिशन कार्यालय बनाया जाएगा तथा मिशन संचालन के लिए जिले, राज्य एवं मुख्य सचिव के स्तर पर 3 कमेटियां बनाई जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे याद रखना जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देख लीजिएगा। योगी सरकार की नई योजना है, युवाओं को मिलेगी 5 लाख तक के इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। आगे देखें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है हमारा अगला पॉइंट, हिंदी भाषा संग्रहालय। एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पे बनाया जा रहा है? तो देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय काशी में बनेगा। ठीक है, वाराणसी में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय बनाया जाएगा। राज्य हिंदी भाषा संस्थान में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय बनाया जाएगा। जो अगर जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि राज्य हिंदी भाषा संस्थान कहां पर अवस्थित है, तो यह वाराणसी में अवस्थित है। पॉइंट करके रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। राज्य हिंदी संस्थान कहां पे अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। और इसी राज्य हिंदी संस्थान में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, इस संग्रहालय में हिंदी के ख्याति साहित्यकार के नाम से गैलरी होगी, जिसमें उनकी रचनाओं के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज व साहित्य उपलब्ध होंगे। ठीक है, जो हिंदी भाषा संग्रहालय बनाया जाएगा वहां पे जो ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों के नाम से जो गैलरी होगी, उन गैलरियों में उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं, रचनाओं के साथ उनसे संबंधित जो तथ्य हैं, उनसे जो उनके फोटोज हैं, उनके जितने भी जीवन से जुड़े हुए तस्वीरें हैं वो सारे उस गैलरी में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो याद रखना देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में बनाया जाएगा। अब आइए जो हमने अभी तक डिस्कस किया उस जो पॉइंट्स डिस्कस किए उन पॉइंट्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। इन क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए, पहला प्रश्न है हमारा कि देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या मैसूर? अगला क्वेश्चन है कृषि उन्नति योजना 2024-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कितनी योजनाओं को एकीकृत किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की कितनी योजनाओं को एकीकृत किया गया है कृषि उन्नति योजना 2024-25 के अंतर्गत? 5 योजनाओं को, 10 योजनाओं को, 12 योजनाओं को या 20 योजनाओं को? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वानिकी नववर्ष 2024 की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2024, 1 मार्च 2024, 1 सितंबर 2024 या 1 अक्टूबर 2024? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कितने शक्तिपीठ स्थलों पर नवरात्रि के अवसर पर शक्ति महोत्सव मनाया गया? 12, 14, 18 या 51? बताइए उत्तर प्रदेश के कितने शक्ति स्थलों पर जो शक्ति महोत्सव है उसका आयोजन किया गया। वीडियो कैसा लगा? अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और क्वेश्चनों का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।